हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे। वेलकम टू राइजिंग चैम्स एकेडमी। क्लास 10 के सिलेबस जो था हमारा साइंस का, उसमें हम लोग ये सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके मैंने लगभग 5 या 4 पार्ट बना दिए हैं, जिसको आप फर्दरली देख सकते हैं कि उसमें हमने बताया है कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डेली लाइफ में उनका कैसे यूज किया जाता है। उसके अलावा केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ जो हमारे इक्वेशंस होते हैं उनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है, क्या स्टेप होता है, वो सब मैंने जानकारी दी है पिछले वीडियोज़ में। तो उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप ज़रूर जा करके उसको देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें। हमारे इस सीरीज़ में हम लोग ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। उस सीरीज़ में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारा जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग 3 टाइप्स को पढ़ लिया था, स्टडी कर लिया था। जो कि हमारा था, पहला उसमें था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा जो हमारा था वो था कंबक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो चौथा वाला नंबर पढ़ना है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ये किस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो आइए डिफिनीशन में पहले चलते हैं, डिफिनीशन इसकी जान लेते हैं कि क्या होती है। उसके बाद हम एग्जांपल के सहारे और इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको समझ सकेंगे आप। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है। द रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब क्या हुआ कि 1 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को लिया जा रहा है ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिफिनीशन हो गया। अब डिफिनीशन से आपको कुछ हद तक क्लियर हो रहा होगा कि एक एटम जो है वो किसी कंपाउंड का, वह किसी कंपाउंड से, किसी ग्रुप ऑफ एटम्स के कंपाउंड से रिप्लेस किया जा रहा है, और रिप्लेस करके हमारा क्या मिल रहा है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो मान लीजिए कि हम कोई एटम ही ले लेते हैं, यहाँ पर जो 1 एटम है, एटम ही ले लेते हैं। तो हम मान लीजिए कोई ए एटम ले लेते हैं। ठीक है, ए एटम कोई ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, और ग्रुप ऑफ एटम्स कोई ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ग्रुप है एटम बी और सी एक साथ ग्रुप में है। ठीक है, जब ये फर्दरली आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या होगा, ये जो ए एटम होगा केवल अकेले वाला, ये इसमें से किसी एक पोजीशन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, किसी एक पोजीशन को रिप्लेस कर देगा। तो चाहिए मान लीजिए कि सी वाला जो है इसको रिप्लेस कर रहा है, तो जैसे ही सी वाला इसके साथ आकर के जुड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट में कंपाउंड आ जाएगा। ए और सी एक साथ हो जाएंगे और बी जो है हमारा अलग हो जाएगा। तो यह रिएक्शंस कैसे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। इसमें एक एटम जो है किसी अनदर एटम से रिप्लेस कर दिया गया है, सी से रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पर सी आ गया और फर्दरली यहाँ पर बी आ गया। ठीक है, तो रिप्लेस कहाँ पर हुआ है पोजीशन, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे रिप्लेस किया गया। तो बात आपको समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें फर्दरली। अच्छा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आयरन है किसी से रिप्लेस किया जा रहा है, मान लीजिए कापर है, कापर सल्फेट से। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, फर्दरली आप देखेंगे कि रिएक्शन में क्या होगा कि हमारा ये जो आयरन है वो यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब ये आयरन FeSO4 से आकर के मिल करके बनाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Zn प्लस FeSO4 इस गिव्स आउट बना देता है हमारा क्या, ZnSO4 प्लस Fe बना देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमारे फर्दरली किसके हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, लेकिन एक और रिएक्शन अगर हम कराते हैं, जिस तरह से कापर और FeSO4 का रिएक्शन कराते हैं, कापर को FeSO4 से रिएक्ट कराते हैं, तो इस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता है। इस कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होता है। वाई? अब इस पर क्वेश्चन आएगा कि वाई ये क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्या आखिर इसमें प्रॉब्लम है कि ये नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ जानना होगा जो हमारा होता है रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो उसको आइए हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के आधार पे ये क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। CuSO FeSO4 वाला एग्जाम्पल है, ये क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, तो आइए सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। ठीक है,
रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे हम ये जानेंगे कि ये रिएक्शंस क्या हो पा रहा है। इसमें देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो ये हमारा पोटेशियम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो पोटेशियम है हमारा, ये हमारा मोर रिएक्टिव होता है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव होता है इस सीरीज में। और जो प्लेटिनम यहाँ पर होता है वो हमारा लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन में उतना रिप्लेस करने का क्षमता रखेगा, लेकिन जितना वो लेस रिएक्टिव होगा वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा इसी कंपाउंड को। जैसे कि पहला वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ FeCuSO4 से रिएक्ट किया है। वाई, क्यों रिएक्ट किया है? क्योंकि ये जो है हमारा सीरीज में लेस रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इससे रिएक्ट करके हमारा कंपाउंड दे देता है, ठीक है। जैसे FeCuSO4 FeSO4 और Cu दे देता है। दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे तो जिंक और Fe देखेंगे तो ये क्यों रिप्लेस कर दे रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि जिंक जो है हमारा Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमारा यह जो है रिएक्शन हो जाता है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो ये लास्ट वाला एग्जांपल है, इसमें आप देख रहे हैं कि कापर Fe से रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कापर जो है पहले से ही लेस रिएक्टिव है, कापर जो है पहले से लेस रिएक्टिव है और हमारा Fe जो है मोर रिएक्टिव है। तो अगर इसको रिप्लेस करना चाहे, ठीक है, ये बाप है ये बेटा है, इसको रिप्लेस थोड़ी ना कर सकता है। तो इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं कि इस तरह के एग्जांपल जो हैं आप इसके आधार पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए कि मोर रिएक्टिव वाला ले लें, Zn मोर रिएक्टिव है, ठीक है, किसके कंपेरिजन में रिएक्टिव है? हमारा मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में। तो देख रहे हैं आप जैसे कि जिंक यहाँ मोर रिएक्टिव है, सीरीज से मोर रिएक्टिव है, इसलिए हमारा यह रिप्लेस कर दिया जाएगा। और कापर जो है हमारा लेस रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्ट कर जाएगा आपस में, तो ये रिप्लेस कर देगा इसको। जैसे ही रिप्लेस करेगा तो बनाएगा क्या? ZnSO4 और प्लस कॉपर, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा मोर रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव था, इसलिए आपस में रिप्लेस किया और हमारा रिएक्शंस दे दिया, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं कि हमारा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो इसका लास्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन है, वो क्या होता है, ठीक है बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा दोस्तों के साथ, जिससे आपको भी क्लियर हो और जो 4 लोग हैं आपके साथ, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, यार, सब लोग को क्लियर हो, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं। अगर कोई डाउट वगैरह आता है, क्वेरी वगैरह आती है, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर इसको समझने के लिए आप भेजें, ठीक है। जो आइए देख लेते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, जिसको बोलते हैं हम क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसा कि पहले रिएक्शन में मैंने पढ़ा कि कोई एक एटम था, किसी एक ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दे रहा था, लेकिन यहाँ वर्ड आगे लगा हुआ है डबल। डबल का मतलब ऐसा होगा हमारा क्या कि एक जो है हमारा कैटायंस होंगे और एक अनायंस होंगे, आपस में वो रिएक्ट कर करके एक कंपाउंड का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो आइए डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, इससे डिफिनीशन से काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको कि समझ में आएगा ये बात, ठीक है। The reaction in which anions and cations of two different of the molecule, ठीक है, switch their places forming two entirely different compound called DDR, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको तो कुछ समझ में भी आया नहीं होगा इस बात में, लेकिन कुछ खास पॉइंट है जिसको आप समझिए कि जो हमारे एनायन होते हैं, यहाँ पे एनायन जो भी हमारा रिएक्टेंट में लिया जाएगा एनायन, वो हमारा ऑलवेज नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव होगा, और जो कैटायन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो एक जनरल इक्वेशन से हम इसको समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, जिससे हमको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है? अगर हम कोई AB ले लेते हैं, ठीक है, AB कोई हम रिएक्टेंट में कोई एक मॉलिक्यूल या एटम्स कुछ ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम फर्दरली रिएक्ट कराते हैं C और D से, इसको हम फर्दरली किससे रिएक्ट कराएं? C और D से। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि इसमें जो कैटायन वाला पार्ट होता है वो इसके एनायन वाले पार्ट से मिल करके एक कंपाउंड बना देता है, और इसमें जो कैटायन वाला पार्ट होता है इसके एनायन से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही कैटायन ही हो, ये भी कैटायन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो है फर्दरली अगर इससे मिल जाता है तो ये C फर्दरली हमारा B से मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट में हमारा बच्चों क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा AD और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा? BC, ठीक है बच्चों। तो यही कैटेगरी जो होती है इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको काफ़ी हद तक इसको क्लियर होने में, समझने में आसानी होगी। तो एग्जांपल में एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जनरल सा एग्जांपल। जैसे कि मान लेते हैं NaOH मैंने ले लिया। ठीक है, NaOH हमने ले लिया और इसको हमने फर्दरली किससे रिएक्ट कराया, HCl से रिएक्ट कराया। मान लेते हैं एक एग्जांपल के रूप में ले लिया, जहाँ पर AB का जो प्लेस है वहाँ पर है NaOH और CD का जो प्लेस है वहाँ पर है पूरा HCl। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो इसका जो कैटायन वाला पार्ट होगा वो इसके एनायन वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा इसमें कैटायन है कौन सा इसमें एनायन है? तो इसको आप पिछली क्लास में 9th में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर 3rd चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लिए आपको समझिए यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ सोडियम है ये हमारा कैटायन होता है। कैटायन होता है मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो यहाँ हमारा OH है, हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होता है ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ से अब इजीली बता सकते हैं कि कैटायन एनायन से कैसे हमारा कॉम्बाइन होगा। ठीक है, तो ये सोडियम जो है कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, Cl- के साथ, और जो ये हाइड्रोजन होगा ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो बनेगा क्या बच्चों, फर्दरली NaCl बन जाएगा और प्लस फर्दरली वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा ये रिएक्शन देख रहे हैं ये रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आसान सा समझने के लिए। एक तरह से मान लेते हैं कि Na2SO4 लिया गया है और प्लस BaCl2 लिया गया है। ठीक है बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हमारा फर्दरली एक एग्जाम्पल है इसी डबल डिस्प्लेसमेंट का। इसमें क्या होगा देखेंगे कि ये सोडियम है और ये यहाँ पर क्लोरीन है। तो क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और इस पर फर्दरली SO4 पे 2- होता है और बेरियम ब्लो पे +2 होता है। ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि किस पे क्या चार्जेस होते हैं। इसके बारे में फर्दरली हम 9th क्लास में स्टडी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो यहाँ पर आप समझिए, और आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर टेलीग्राम वगैरह पे इसको पूछ सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रिएक्शन जब कराते हैं तो हमारा बनता क्या है, जनरली सबसे पहले बन जाता है हमारा NaCl। ठीक है बच्चों, NaCl ये N से इससे कंबाइन कर जाता है NaCl, और ये वाला इससे कंबाइन कर जाता है। तो फर्दरली क्या बना जाता है, BaSO4 बना देता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैलेंसी को अगर दोनों इक्वेशन को बैलेंस भी करें तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल जो हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक ख़ास बात और यहाँ पर नोटिस करिएगा बच्चों कि जो हमारा ये पहला वाला एग्जाम्पल है इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जो ये वाला हिस्सा है, इसमें फर्दरली OH- आयन मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिक बात मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताई थी कि जो OH- आयन देते हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चों, बेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का बेस है, और यहाँ पर जो ये H+ आयन दे रहा है ये हमारा फर्दरली क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो अगर ये दोनों कंबाइन करके सॉल्ट बना रहे हैं तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसको हम फर्दरली नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर को भी यहाँ पर इस चीज़ को लिख लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पर ये Na2SO4 BaCl2 से रिएक्ट किया है तो एक तरह का हमारा साल्ट बनाया है। NaCl एक तरह का साल्ट है। ठीक है, ये साल्ट बनाया और साथ ही साथ BaSO4, जो यहाँ BaSO4 मिलता है ये ऑलवेज़ हमारा प्रिसिपिटेटेड आउट के रूप में मिलता है। ठीक है, प्रिसिपिटेटेड आउट कहने का मतलब देखिए बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि अगर कोई बीकर है, प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बीकर है और इसमें अगर हमारा फर्दरी कंपाउंड बन गया है, इस तरह से हमारा कंपाउंड बन गया है, तो अगर इसमें कोई हिस्सा हमारा इनसॉल्युबल होता है, कोई हिस्सा हमारा जो है इनसॉल्युबल बेस में आकर के बच जाता है, तो वो हमारा एक तरह का PPT हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो वही BaSO4 का प्रिसिपिटेट, यहाँ पे जो BaSO4 का जो प्रिसिपिटेट होता है वो बच्चों यहाँ पर हमको मिलता है। तो जनरली इस रिएक्शन को अगर जनरल लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम बोलते हैं फर्दरली प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिसिपिटेशन
रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा फर्दरली क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कैटायन और एनायन आपस में रिएक्ट करते हैं और फर्दरली अपने प्लेस को ऑक्यूपाई करते हुए इस तरह से रिएक्टिंग प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें एग्जांपल्स जो हैं, जिसमें दो तरह के एग्जांपल्स मैंने दिए, एक एसिड बेस के रिलेटेड और एक प्रेसिपिटेट रिलेटेड, जिसमें पहला वाला जो था उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और जो दूसरा वाला हमारा था उसको क्या बोलते हैं फर्दरली, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इतने पार्ट जो हैं हमारे हो चुके हैं, इस पार्ट में हम फर्दरली ये डिस्कसन कर लिए हैं, ठीक है। अब हमको जो ये पार्ट है, ये पार्ट हमको जो है उसको हमको डिस्कशन इस तरह से करना है कि हमारा जो भी ये रिएक्शन हुआ है, हमारा जो भी रिएक्शन हुआ है, इसके अलावा हमारे 3-4 कैटेगरीज और आती हैं, जिसमें पहला कैटेगरी जो आता है हमारा, वो हमारा होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसके अलावा कोरोजन भी आएंगे, जिसको हम फर्दरली स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। जो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी और आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, कीप राइजिंग, गो अहेड। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।